अस्सलाम वालेकुम जी डियर सब्सक्राइबर्स। आज हम अपनी इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ में जो नई वीडियो बनाने जा रहे हैं और जिसके बारे में हम बात करना जा रहे हैं वो एडवर्ब के बारे में है। आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये और हमेशा की तरह मेरी कोशिश होगी कि इसको जितना इजी करके बना सकूं, बता सकूं वो बताऊं। और उसमें एग्जांपल्स भी होंगी क्योंकि एग्जांपल्स के साथ समझने में आसानी हो जाती है। तो जो न्यूज़ लोग हमें देख रहे हैं वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमारे कंटेंट को हमारी पिछली प्लेलिस्ट्स में जाके भी देख सकते हैं। ठीक है। और आप खुद ही उस चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं कि आपने सब्सक्राइब करना है नहीं करना। तो कॉपी पेंसिल रजिस्टर वगैरह सब अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ कि नोट्स वगैरह साथ साथ लाजमी बनाते रहा करें, क्योंकि मैं पीडीएफ्स वगैरह नहीं देता। ठीक है। तो थर्डली जो है वो ये है कि जो कॉन्सेप्ट वगैरह होते हैं उसके बारे में या कोई भी चीज़ जो आपको इधर वीडियो में समझ नहीं आ रही होती, आप स्क्रीन पे हमारे नंबर आ रहे होते हैं, उधर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा करें और दरमियान में स्किप ना किया करें, क्योंकि जब आप लोग स्किप कर देते हो ना फिर आप बाद में कहते हो कि हमें एक चीज़ की समझ नहीं आई वो बता दें, उस चीज़ की समझ नहीं आई वो बता दें। तो सब कुछ ही बताया गया होता है, इजी वर्डिंग में समझाया गया होता है। बस बात ये है कि कुछ एग्जांपल्स होती हैं जो कि मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको भी ब्रीफ ही रखूँ, कि इतनी लंबी चौड़ी एग्जांपल्स के साथ भी नहीं समझाता। तो इसलिए कोशिश होती है कि आप लोग इजीली समझ जाओ। तो नोट्स लाजमी साथ साथ बनाते रहा करो, जो एग्जांपल्स होती हैं वो लिखते रहा करो, ताकि आप लोग उनको क्विक रिवीजन के तौर पे जब भी आप लोग उन्हें देखना हो वो देख सको। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एडवर्ब। व्हाट इज़ एन एडवर्ब? व्हाट इज़ एन एडवर्ब? एडवर्ब क्या होता है? अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब। ठीक है। यहाँ तो ये वर्ब को मॉडिफाई करता है, यहाँ ये किसी एडजेक्टिव को करता है। एडजेक्टिव आपको पता है कि किसी नाउन या प्रनाउन के जो क्वालिटी को बताता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। और थर्डली ये खुद अपने आप को भी मॉडिफाई कर देता है। ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हुई कि अ वर्ड, सिंपल डेफिनेशन है, मैं लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं लिखता, आपको पता है। अ वर्ड दैट मॉडिफाइज, मॉडिफाइज का मतलब होता है कुछ तब्दीली करना, किसी चीज़ के बारे में बताना। ठीक है। अ वर्ब जो एक्शन बताने वाला होता है, एडजेक्टिव जो किसी नाउन पर नाउन की क्वालिटी बताने वाला होता है, और एडवर्ब खुद भी। ठीक है। तो इनको मॉडिफाई करता है ये। समझ आ रही मेरी बात? जैसे मिसाल के तौर पे आपके सामने एग्जांपल्स आ रही हैं। पहली है जैसे अली इज़ वॉकिंग स्लोली। ठीक है। दूसरी है शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। थर्ड है ही इज़ वॉकिंग वेरी स्लोली। आ रही है आपके सामने एग्जांपल्स। ये इस तरह एग्जांपल्स लिख लिया करो साथ में। सिर्फ आप लोग लिख के उसके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट समझ लिया करो कि मैंने जैसे ये एग्जांपल है इसमें क्या चीज़ समझाई है, ये है तो एक चीज़ आप समझ लो, दूसरी खुद ही फिर आपकी समझ में आ जाएगी। लेकिन बात वही है कि साथ साथ लिखते रहा करो, लिखने से भी मेमोराइजेशन ज़्यादा होती है। अच्छा, अब इसमें देखो ये मैंने लिखा है कि अली इज़ वॉकिंग स्लोली। अब इसमें अली जो है वो तो सब्जेक्ट है, इज़ वॉकिंग जो है ये हमारा वर्ब है। हमने पढ़ा था कि एडवर्ब जो होता है ना वो किसी वर्ब को भी मॉडिफाई करता है, किसी एडजेक्टिव को भी करता है, किसी एडवर्ब को भी करता है। तो ये जो स्लोली है ना ये हमारा क्या है? एडवर्ब है। ठीक है। इसमें जितने भी एडवर्ब्स की काइंड्स हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एट्सेट्रा सभी जो हैं, तो उसमें से भी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। ठीक है। तो हम एक एक को करके समझेंगे, एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो मैं ये बता रहा हूँ, जैसे ये दूसरी है शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल किसको कहा जा रहा है? शी को। तो शी हमें पता है कि नाउन नहीं बल्कि प्रनाउन होता है। ऐसे ही है। तो जो प्रनाउन के बारे में बताए वो क्या होता है? एडजेक्टिव। तो ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल एडवर्ब नहीं है। समझ आई मेरी बात? शी हमने कहा कि प्रनाउन है, तो जो प्रनाउन के बारे में बताए वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या है? खूबसूरत है। कितनी खूबसूरत है? वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है।
वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे वेरी जो है ना वो हमारा एडवर्ब लगा हुआ है, समझ आ रही मेरी बात? तो ये एडवर्ब, ये जो वेरी ना एक डिग्री आ गई है, यानी एक लिमिट बता रहा है, एक हद बता रहा है कि शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। तो यानी एक डिग्री आ गई ना, तो इतनी सी ज़रा सा बात है कि वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दिया एडवर्ब ने। ये हमारा एडजेक्टिव था, इसको मॉडिफाई किया इसने, ये हमारा एडवर्ब है, ठीक है। इस तरह अगले में भी वेरी है, ही इज़ वॉकिंग वेरी स्लोली। इज़ वॉकिंग हमारा वर्ब आ गया, वेरी और स्लोली, ठीक है। स्लोली जो है वो ऑलरेडी एडवर्ब है। अब मेरी बात समझिएगा, स्लोली ऑलरेडी एडवर्ब है। तो हमने ये पढ़ा था कि एडवर्ब या तो किसी वर्ब को करेगा, या किसी एडजेक्टिव को करेगा, या खुद एडवर्ब को भी करेगा। तो अब स्लोली एडवर्ब आ गया, तो स्लोली में भी कितना, बहुत ज़्यादा स्लोली, यानी वो बहुत स्लो चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा है। तो अब ये वेरी उसकी डिग्री आ गई, यानी ये उसने अपने आप को भी यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया। यहाँ तक बात क्लियर है? आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम इनकी काइंड्स देखते हैं कि इनकी कितनी काइंड्स हैं। आप इसको टाइप्स भी लिख सकते हैं, टाइप्स ऑफ एडवर्ब या काइंड्स ऑफ एडवर्ब, ठीक है। पहली होती है हमारी एडवर्ब ऑफ टाइम। जितने भी ये टुडे, टुमारो, यस्टरडे, द डे, द डे बिफोर यस्टरडे, या द डे आफ्टर टुमारो एक्सेट्रा, जितना भी होते हैं ना, ये हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, जो टाइम को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। दूसरा हमारा होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो किसी जगह के बारे में बता रहे होते हैं। जगह मतलब ये नहीं है कि अब लंदन कह दें, हम लाहौर कह दें एक्सेट्रा, यानी हेयर है, देयर है, एवरीवेयर है, नो वेयर है, फार है, नियर है, एक्सेट्रा। तो ये हमारे जो है ना वो एडवर्ब की कैटेगरीज़ में है, कि हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे इनको। है तो एडवर्ब, लेकिन एडवर्ब की किस कैटेगरी में? एडवर्ब ऑफ प्लेस में। ये टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ये भी एडवर्ब है, लेकिन एडवर्ब की किस कैटेगरी में? एडवर्ब ऑफ टाइम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो थर्ड है हमारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, हार्डली, फ्रिक्वेंटली, एक्सेट्रा, ये भी एडवर्ब है, लेकिन एडवर्ब की किस कैटेगरी में है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। फोर्थ है एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री कहते हैं किसी चीज़ की हद तक, जैसे टू है, मच है, वेरी है, क्वाइट है, एक्सेट्रा। तो ये हमारे एडवर्ब्स ही हैं, लेकिन एडवर्ब की कौन सी कैटेगरी है? डिग्री। तो अब एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक भी मैं एक चीज़ बता दूं, जो मोस्टली आप लोगों ने शायद पहले नहीं सुनी होगी, कि हमारे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक चीज़ें आती हैं वो इसी तरह ही आती हैं। वो MCQs बेस्ड होती हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होती हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें सब्जेक्टिव बेस्ड तो पूछी नहीं जाती। तो उसमें वो ऐसे ही पूछते हैं कि मिसाल के तौर पे वो कोई वर्ड दे देते हैं, वर्ड दे के उसको अंडरलाइन कर देंगे, उसके नीचे पे पूछेंगे कि ये एडवर्ब की या किसकी कौन सी कैटेगरी से है, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि जो टाइम बताने वाले वर्ड्स हैं, ठीक है, जो वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब ऑफ टाइम में आएंगे। किसी चीज़ की हद बताने वाले जो हैं, जिसको हम डिग्री भी कहते हैं, वो एडवर्ब ऑफ डिग्री में आएंगे, ठीक है। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, वो है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर ये हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मोस्टली 90% जो है ना वो जो एडवर्ब चैप्टर है वो एडवर्ब ऑफ मैनर के इर्द गिर्द ही घूमता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मोस्टली 90% जो हमारा एडवर्ब होता है, एडवर्ब का जो चैप्टर होता है या एडवर्ब के जो कंसेप्ट होते हैं, वो एडवर्ब ऑफ मैनर के ही इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि यही चैप्टर जो है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पूछता हूँ बल्कि, कि एक वर्ड होता है मैनर और एक होता है मैनर्स। यानी ये वर्ड लिखा है ना मैनर, अगर मैं इसके साथ ही आगे ऐसे एस लगा दूँ तो ये मैनर्स बन जाएगा। तो ये मैनर्स जब बनेगा तो ये थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग रखेगा, फिर अपना इसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक होता है तरीका और एक होता है सलीका। आपने अक्सर सुना होगा कि यार तुझे मैनर्स नहीं है, तुझे एटिकेट्स नहीं है। तो वो एटिकेट्स जो होते हैं, जो मैनर्स होते हैं, वो सलीके में आते हैं कि तुझे किसी चीज़ का ढंग नहीं है, तुझे किसी से बातचीत का, किसी खाने पीने का, एक्सेट्रा जो भी है, जहाँ पे भी हम बोलते हैं मैनर्स बोलते हैं, मैनर नहीं बोलेंगे, मैनर तरीके में आएगा, ठीक है। तो इस तरह ये चीज़ है कि एडवर्ब ऑफ मैनर है ये, ठीक है। तो अभी हमने मैनर की बात करनी है, मतलब तरीके की। तो एडवर्ब ऑफ मैनर वो होते हैं जिनके आगे LY लगे होते हैं, या आपकी स्क्रीन पर सामने आ रहे हैं,
एल वाई एंड पे लगे होते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है, यानी ऐसा भी नहीं सोचना कि हर एल वाई पे ख़त्म होने वाले जो है ना वो एडवर्ब ही होते हैं। ये आगे चल के इंशाल्लाह समझेंगे हम कि कहाँ पे एल वाई पे ख़त्म होने वाले जो अल्फाज हैं वो हम समझेंगे कि एडवर्ब हैं, और कहाँ पे ख़त्म होने वाले एल वाई पे अल्फाज हम समझेंगे कि ये एडजेक्टिव हैं या किसी और कैटेगरी से। ठीक है, एक एक करके समझेंगे। तो मैंने कहा कि एडवर्ब ऑफ मैनर जो है ना, इनकी खसूसियत ये है, या इनकी कह लें कि इनका साइन ये है, इनकी निशानी ये है कि ये एल वाई पे ख़त्म हो रहे होते हैं। लेकिन साथ ही मैंने ये भी बता दिया, जो पॉइंट नोट करने वाली बात है वो ये है कि हर एल वाई पे ख़त्म होने वाला वर्ड भी एडवर्ब नहीं होता, बल्कि 90% जो वर्ड होते हैं एल वाई पे ख़त्म होने वाले वही एडवर्ब ऑफ मैनर से बिलोंग करते हैं। इन सिंपल वही सिर्फ एडवर्ब होते हैं। बाकी जो 10% होते हैं उनकी कैटेगरी डिफरेंट होती है, वो भी हम इसी वीडियो में जानेंगे, इस पार्ट में ही जानेंगे या इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, क्योंकि मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि ज़रा वीडियो भी लंबी ज़्यादा ना हो और सेकेंडली उसको समझने में भी आसानी हो। ठीक है, तो ये आई होप सो आपने लिख भी लिया होगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना साथ साथ लिखते भी जा करें। तो अब मैंने बताया कि ये काम क्या करते हैं, ये किसी काम का तरीका बताते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब होता है इट शोज़ हाउ द एक्शन इज़ डन, यानी एक काम हुआ है वो किस तरह से हुआ है, एक काम जो है ना वो किस तरह से हुआ है, उसकी एक्शन को बताते हैं, उसकी एक्शन को डिफ़ाइन करते हैं, ये वाले जो एडवर्ब होते हैं। यानी किसी काम का तरीका बताते हैं, सिंपल लफ्ज़ों में आप ऐसे ही समझ लो। ठीक है, अब इसके नीचे आप देख भी सकते हैं, ये ब्यूटीफुली है एक लफ्ज़, एक ब्रेवली है, एक ऑनेस्टली है। तो अब आप इनको देख के अंदाज़ा कैसे लगाओगे कि मैं से जैसे मैंने पीछे की एग्ज़ाम्पल दी है कि शी सिंग्स, या मैं खुद ही मिसाल के तौर पे एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, शी सिंग्स ब्यूटीफुली। तो अब ब्यूटीफुल तो एक एडवर्ब है, ठीक है, यानी ब्यूटीफुल एक एडवर्ब तो है, मगर कैसा एडवर्ब है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर से है। अब आपने कहा कि 90% वाले ये एल वाई वाले जो हैं ये एडवर्ब ऑफ मैनर हैं, तो बाकी 10% ये कब नहीं होते। यानी सिंपल लफ्ज़ों में बात ये है कि एडवर्ब ऑफ मैनर 90% एल वाई पे ख़त्म होने वाले हैं, बाकी 10% कब ख़त्म होने हैं उसको भी जान लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने ये आपके सामने एग्जांपल आई, अली ज़फ़र सिंग्स ब्यूटीफुली। ठीक है, पहले इसी की एग्जांपल समझ लेते हैं कि अली ज़फ़र जो है ना वो बहुत खूबसूरत गाता है। अब सिंग जो है ना ये यहाँ पे है आपकी वर्ब, वर्ब को जो मॉडिफाई करता है वो क्या होता है, एडवर्ब। अगर हम ब्यूटीफुली लिख रहे हैं ना तो ये एल वाई ब्यूटीफुल के साथ लगा, ये ब्यूटीफुली है, इसको एल वाई जब हमने अलग से लगाया तो ये ब्यूटीफुली बन गया। ब्यूटीफुली जब हमने लगाया तो ये उसकी एडवर्ब को क्वालिफाई कर गया, यानी ये हमारा एडवर्ब बन गया, इस वर्ब को सॉरी क्वालिफाई कर गया। इसी तरह पाक आर्मी फॉट ब्रेवली इन वॉर, यानी जंग में पाक आर्मी ने बहुत बहादुरी से आप कह लें कि फॉट की, यानी फ़ाइट की, लड़ाई की। तो अब ब्रेवली, ब्रेव लफ्ज़ होता है, ठीक है, बहादुर, और आगे हमने एल वाई लगाया, तो क्योंकि ब्रेव जो है ना ये एडवर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि एडवर्ब 3 चीज़ों को मॉडिफाई करता है, या तो वो वर्ब को करेगा, जैसे ये वर्ब है आपकी, या वो किसी एडजेक्टिव को करेगा, या खुद अपने आप को भी करेगा। तो ब्रेव है, तो ब्रेव के साथ ही हमने जब एल वाई लगाया तो ये ब्रेवली बन गया, मतलब ये इसको क्वालिफाई कर गया। क्योंकि अगर हम ब्रेव ही लिखते तो फिर ये एडवर्ब नहीं होना था, फिर ये एडजेक्टिव होना था। ठीक है, क्योंकि इसने फिर वॉर के बारे में बता रहे होना था, तो वॉर जो है ना वो नाउन में आ जाएगा, किसी चीज़ का नाम है ना। तो आई होप सो यहाँ तक क्लियर है आपको। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी अब हम सीखेंगे कि एडवर्ब, ये एल वाई पे ख़त्म होने वाले हैं, ये कब कब एडवर्ब है और कब कब एडवर्ब नहीं है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये चार्ट के जरिए समझते हैं। एडजेक्टिव प्लस एल वाई हो तो वो एडवर्ब है, सिंपल लफ्ज़ों में। जैसे वाइस है एक लफ्ज़ और उसके बाद एल वाई लगा दिया तो ये वाइसली बन गया। अब आप वाइस को, बहुत से लोग इसको वाइस भी बोलते हैं, वाइस भी बोलते हैं, उसका इशू नहीं है। वाइस है तो आपको बताया कि ये नाउन है, नहीं, ये किसी खूबी के बारे में बता रहा है, जैसे अली इज़ वेरी वाइज मैन या अली इज़ वेरी वाइज स्टूडेंट एट्सेट्रा। ये किसी
एडजेक्टिव, और आपको पता है कि किसी खूबी को बताने वाला जो है ना नाउन की, वो एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव के साथ जब हम एल लगा देखेंगे तो वो एडवर्ब ही होगा। यही 90% होता है। वो जो हमने बताया था ना कि 90% एल वाई वाले जो वर्ड्स हैं वो एडवर्ब होते हैं, तो वो यही हैं। यानी जब आप एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगा देखोगे तो वो एडवर्ब ही होगा, लेकिन वहीं पे आप किसी नाउन के साथ एल वाई लगा देखोगे तो वो एडजेक्टिव होगा। ठीक है, क्यों एडजेक्टिव होगा? क्योंकि नाउन के बारे में जो है ना वो एडजेक्टिव ही बताता है। एडजेक्टिव ही नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, जबकि एडवर्ब कभी भी नाउन के बारे में नहीं बताएगा। एडवर्ब हमेशा वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में या खुद अपने आप के बारे में बताएगा। तो ये नाउन वाली तो चीज़ें हमने जो बेसिक पढ़ी हुई हैं कुछ अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें भी चीज़ ये देखी हुई हैं, सीखी हुई हैं। बल्कि जेरेंड और पार्टिसिपल्स वाले चैप्टर में भी हमने ये चीज़ें सीखी हुई हैं। ठीक है, तो ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल किसी चीज़ की खूबसूरती को बयान कर रहा है। तो ब्यूटीफुल जो है ना वो एडजेक्टिव है, उसके साथ जब हमने एल लगाया तो ये ब्यूटीफुली बन गया। ब्यूटीफुली जो है ना वो एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। ये भी कैटेगरी भी याद रखनी है आपने, ये जस्ट रट्टा नहीं लगाना कि आपको ये पता चल गया कि अब ये एडवर्ब है, लेकिन उसकी कैटेगरी भी आपको याद होनी चाहिए कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर में आता है। इस तरह ऑनेस्ट, ऑनेस्ट होना खूबी है। ठीक है, केयरफुल होना भी खूबी है। अब खूबी जो है ना उसको बताता है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के साथ जब हमने एल वाई लगाया तो वो बन गया एडवर्ब। तो ब्रदर जो है वो जारी बात है रिश्ता है, रिश्ता कोई नाम होता है, कोई खूबी तो होती नहीं है वो, तो नाम होता है तो वो नाउन है। ठीक है, नाउन होगा या प्रनाउन होगा तो उसके साथ जब एल वाई लगाएंगे तो ब्रदरली बन जाएगा, तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमें ये चीज़ पता चल गई कि एडजेक्टिव के साथ जब हम एल वाई लगा देखेंगे तो वो एडवर्ब है, और अगर किसी नाउन के साथ एल वाई लगा देखेंगे तो वो एडजेक्टिव है। सिंपल, यहाँ तक बात क्लियर है? आई होप सो। या ये वाली चीज़ें आपको बहुत इजी लिखी होंगी क्योंकि ये बहुत बेसिक्स थी। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं, मुझे इनमें से बताओ कौन कौन सा एडजेक्टिव है, कौन कौन सा एडवर्ब है। ठीक है, वर्ल्डली, होमली, हाईली, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली, नाइसली, गॉडली, सिंसियरली, फादरली, ये एक मैं लिख नहीं सका। अब इसमें मुझे बताओ कि कौन कौन से जो है ना, ये बल्कि एक तरह से आपके लिए ही है, आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हो, आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए भी करके वैसे भी बता सकते हो। मतलब चेक करके भी बंदा बता देता है, क्योंकि ये मैं खुद से नहीं इधर बता रहा, ये वही चीज़ें हैं जो मैं अभी पीछे कॉन्सेप्ट बता के आऊँ, ये जस्ट आपकी एक प्रैक्टिस के लिए है। क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में हम ऐसी प्रैक्टिस भी साथ साथ करेंगे ताकि आप लोग रट्टे से बच जाओ। क्योंकि अगर हमने भी अगर रट्टा ही लगवाना, फिर वो स्कूल कॉलेजेस वाले ऑलरेडी लगवा रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि हम भी वही चीज़ जो ना वो करें जो ऑलरेडी हो रही है। तो पहला वर्ड देखो बॉडीली है। ठीक है, बॉडी, बॉडी किसी की खूबी तो नहीं होती। बॉडी जो है वो सारी बात है, हमारा जिस्म है, जिसको हिंदू जो है हिंदी में उस शरीर कहते हैं। तो बॉडी है, बॉडी सारी बात है नाम है, हमारे जिस्म का नाम है, तो ये नाउन है। नाउन के साथ एल वाई लगा तो मतलब ये क्या है, अभी हमने पीछे पढ़ा है, नाउन के साथ एल वाई लगा तो ये एडजेक्टिव है। ठीक है, एडवर्ब नहीं है। इसी तरह ब्रेवली हमने पीछे पढ़ लिया, ब्रेव से, ब्रेव जो है ना वो एडजेक्टिव को बताता है, खूबी को बताता है किसी के बहादुर होने को, लेकिन जब हम एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगाएंगे तो वो एडवर्ब बन जाएगा। इस तरह घोस्ट, घोस्ट से बना है घोस्टली, तो घोस्ट भी कोई खूबी बताने वाली चीज़ नहीं है, किसी की कोई खूबी नहीं है, बल्कि ये भी नाम है, नाउन है। तो नाउन के साथ एल वाई लगा है तो मतलब ये हमारा एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। इसी तरह फाइनली है, फाइनल क्या है, फाइनल भी नाम है। ठीक है, सारी बात है, कोई खूबी तो नहीं है ना, तो इस तरह इसके साथ भी एल वाई लगा तो ये भी एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। इस तरह वर्ल्ड, ये भी नाउन, होम भी नाउन, हाई जो है ना वो आपका किसी डिग्री में आ जाता है। तो अब ये आपने बताना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है लफ्ज़, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, तो उसी को ही हम जब मॉडिफाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैसे एडजेक्टिव होता है, खूबी को बताता है किसी चीज़ की। ही इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट, ही शी इज़ एन, शी वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, फ़लाँ फ़लाँ जो भी है, तो ये एडजेक्टिव को बता रहा है। एडजेक्टिव मतलब एल वाई इज़ इक्वल टू एडवर्ब हो गया। इस तरह नाइस लफ्ज़ होता है। ठीक है, नाइस भी किसी की खूबी को बता रहा होता है, क्वालिफाई कर रहा होता है किसी नाउन पर नाउन की।
तो उसको जो क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगा तो मतलब ये हमारा हो गया एडवर्ब। तो इसी तरह गॉडली भी है, गॉड आपको पता नाउन है, नाउन के साथ एल वाई तो मतलब ये एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। सिंसेयरली, सिंसेयर भी किसी चीज़ की खूबी को बताना होता है तो उसके साथ एल वाई तो मतलब ये भी एडवर्ब है। इस तरह फादर भी नाम है, ठीक है, सारी बातें को खूबी तो नहीं है ना, फादर नाम है, रिश्ते का नाम है, तो कॉमन नेम में आ जाएगा। फादर प्लस एल वाई इज इक्वल टू, ये भी एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। तो होप सो ये एग्जांपल्स भी आपको समझ आ गई होंगी। वैसे मैंने कहा तो था मैं आपके ऊपर छोड़ दूँ, देखूँ आप लोग करते हो, लेकिन मैंने कहा कि नहीं मैं ज़रा थोड़ा सा इसको करवा दूँ। अब एग्जांपल सा समझते हैं। पहले एग्जांपल देखिए, ही वॉकड क्विक सो दैट ही वुड नॉट बी लेट। मतलब क्या बना कि वो तेज़ तेज़ चला या वो तेज़ी से चला ताकि वो लेट ना हो जाए। वो तेज़ी से चला या तेज़ चला, कुछ भी आप कह लें, वो तेज़ चला या तेज़ी से चला या तेज़ तेज़ भी चला आप कह लो, ताकि वो लेट ना हो जाए, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि एडवर्ब, कोई भी फिक्रे में एडवर्ब की पहचान करनी है, उसमें आप सबसे पहले देखो एडवर्ब की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है कि वो ऐसा वर्ड है जो एट अ टाइम तीनों काम भी कर सकता है या तीनों में से कोई एक भी कर सकता है, यानी या तो वो वर्ब को मॉडिफाई करेगा। अब यहाँ पे वर्ब कौन सी है, वॉकड है, ऐसे ही है, यहाँ पे वर्ब वॉकड ही है ना, वॉक चलने की बात हो रही है। और आगे आ गया क्विक, क्विक, ठीक है। और सेकेंडली हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। अब क्विक मुझे बताओ किसी चीज़ का नाम तो नहीं है। क्विक क्या है, किसी चीज़ की जल्दी का, किसी चीज़ का जल्दबाज होना, किसी चीज़ का जल्दी होना, ठीक है। तो यानी ये किसी खूबी को बता रहा है कि वो जल्दी से चला। तो अब ये हो गया आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के साथ इधर गलती क्या कि हमने एल वाई नहीं लगाया, ही वॉकड क्विकली सो दैट ही वुड नॉट बी लेट। सेक बात ख़त्म। यानी इसमें वर्क आया है ना, सॉरी क्विक का आया है, ठीक है। तो अब इसमें वॉक भी आया है, क्विक भी आया है, दोनों ही आया है। वॉक एक वर्ब है, उसको क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब। तो क्विक तो हुआ एडजेक्टिव, अब इसमें एल वाई लगा दो, सिंपल सा है, तो ये एडवर्ब बन गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ऑल ऑफ द वर्क वेरी केयरफुली राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल दे फिनिश, ठीक है। ये देम था, ऑल ऑफ देम, हम छोड़ गया, ऑल ऑफ देम वर्क वेरी केयरफुली, ऑल ऑफ देम। अब इसमें देखो वर्क आया है, वर्क क्या है, वर्क एक वर्ब है जिसको एक एडवर्ब जो है ना वो क्वालिफाई कर रहा है। एडवर्ब क्या है, केयरफुली, अभी हमने पीछे पढ़ा भी है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, सॉरी, ये एक लफ्ज़ है नाइसली, इधर बता, ये लिखा भी हुआ है। तो इस तरह केयरफुली भी केयर से निकला है, केयर से आगे फिर केयरफुल बना, ठीक है। केयरफुल जो है ना वो एडजेक्टिव होता है, किसी चीज़ की खूबी के बारे में बताता है। सिंपल सा वर्ड भी आप समझ के इसको समझ सकते हो। सेकेंडली आप इसको वर्क के थ्रू भी समझ सकते हो, वर्क वर्ब है। वर्ब के बारे में ऑलरेडी ही एक एल वाई वाला वर्ड आया हुआ है इधर, तो मतलब ये हमें इधर कोई भी एरर नहीं मिल रहा, ठीक है। हमने एरर ढूंढने होते हैं ना, एरर ढूंढेंगे ना तो ये हमारी ज़रा ज़्यादा हेल्प करते हैं चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में, उनको असेस करने में कि हम किस लेवल पे खड़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ें। नेक्स्ट है, ऑल दो ही इज़ यूजली रूड विद एवरी वन ही बिहेव्ड नाइस विद ऑल ऑफ अस टुडे। वो कहता है ऑल दो ही इज़ यूजली रूड विद एवरी वन, अगरचे वो आम तौर पर, यूजली कहते हैं आम तौर पर, रूड यानी थोड़ा सा उखड़ा हुआ, अजीब सा बिहेवियर जिसको हम कहते हैं कि यार रूड क्यों हो रहा है इस तरह से। तो वो कहता है अगरचे वो हर एक के साथ रूडली बिहेव करता है या रूड होता है, लेकिन हमने हमारे साथ उसने आज बहुत अच्छा बिहेव किया। अब इसमें मुझे बताओ कोई गलती है, और अगर कोई है तो वो क्या है और उसको हम कैसे ठीक करेंगे। तो अब इसमें भी देखो बिहेव्ड आया है, बिहेव्ड आया, ये देखो बिहेव्ड क्या है, एक वर्ब है। अब वर्ब के बारे में जो बताए वो क्या है, वो होता है हमारा एडवर्ब, ठीक है। क्योंकि एडजेक्टिव कभी भी वर्ब के बारे में नहीं बताएगा, एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा। तो नाइस जो है वो क्या है, नाइस तो एक एडजेक्टिव है। तो हमने अभी पढ़ा है
कि एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगा दो तो वो एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है। ऑल दो ही यूजली रूड विद एवरी वन, ही बिहेव्ड नाइसली, इधर नाइसली आ जाएगा। फिर समझ आ गई मेरी बात। इसी तरह नेक्स्ट है वी कुड नॉट सी द प्लेसेस क्लियर एज द ट्रेन वाज मूविंग वेरी फास्ट, यानी ट्रेन के ज़्यादा तेज़ चलने की वजह से हम जगह जो थी, जो इधर हम घूमने जा रहे थे उस जगह पे जाते, जैसे अक्सर लोग ट्रेन में जो सफ़र करते हैं, जब कहीं दूर जा रहे होते हैं, कहीं वो अपना ट्रिप के लिए, टूर के लिए, तो वो रास्ते में आने वाली जगहों का मुआयना करते हैं, मुशाहिदा करते हैं, उनको देखते हैं, उनको एंजॉय करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वी कुड नॉट सी द प्लेसेस क्लियर एज अ ट्रेन, एज क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि एज, बिकॉज, सिंस एक जैसा मीनिंग देते हैं, जो कि क्यों के का होता है। एज यानी क्योंकि ट्रेन वाज मूविंग वेरी फास्ट। अब इसमें क्या है, इसमें क्लियर एक एडजेक्टिव है, क्लियर एक एडजेक्टिव है, ठीक है, और इसके साथ एल वाई लगा दो, एल वाई लगा दो तो ये क्लियरली बन जाएगा। वी कुड नॉट सी द प्लेसेस क्लियरली आएगा एज द ट्रेन वाज मूविंग वेरी फास्ट। फास्टली नहीं हम करेंगे, क्योंकि फास्टली कभी भी इंग्लिश लैंग्वेज में याद रखिएगा कि मैं इधर लिख देता हूँ कि फास्टली नाम का कोई भी लफ्ज़ इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होता। बहुत से लोग गलती करते हैं इधर आके, शायद आप लोगों में से बहुत से ने पहली बार ये सुना होगा कि फास्टली नाम का कोई भी लफ्ज़ नहीं होता। ये भी कंसेप्ट है, बड़ा गज़ब का कंसेप्ट है। और मुद्दे की बात बताऊं तो ये आगे इस वाले लेक्चर पार्ट 1 में नहीं तो पार्ट 2 में ये वाला कॉन्सेप्ट भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले ना ये आपने एक कॉन्सेप्ट देखना है। अभी हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है ना वो अब हमने देखने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके सामने एग्जांपल्स आती हैं, पहले ज़रा इनको देखो। शी इज़ टू ब्यूटीफुल, यू आर टू गुड, दिस टीम इज़ टू वीक, शी इज़ टू ब्यूटीफुल टू बी रिजेक्टेड बाय एनी यंग मैन, शी इज़ मच मोर ब्यूटीफुल देन आई, शी इज़ मच द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, राइट। अब इसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूं, इसमें पहले वाला ये वाला गलत है और ये वाला भी गलत है, बाकी सारे जो है वो ठीक हैं। अब ये जो बाकी ठीक है ना, इसी के बारे में ही अब हमने पढ़ना है कि ये बाकी ठीक कैसे हैं और ये वाले गलत कैसे हैं, ठीक है। मैं आपको स्टार्टिंग में जो एडवर्ब की पहली स्लाइड थी उसमें हमने पढ़ा था कि एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है ना उसमें टू आएगा, वेरी आएगा, मच आएगा, एट्सेट्रा। तो ये टू जो है ना कभी भी इसको देख के धोखा नहीं खाइएगा। बोलने में मैं एक चीज़ बताता होता हूँ कि बोलने में हम बहुत कुछ जो है ना वो इधर उधर का बोल जाते हैं, क्योंकि बोलने में ये चीज़ें मैटर नहीं करती। ये हमारी एग्ज़ाम्स में मैटर करती हैं, या हमारी जब हमने रिटर्न इंग्लिश करनी होती है, कोई आर्टिकल लिखना है, किसी के लिए कोई कंटेंट लिखना है, या वैसे भी हमने कुछ चीज़ किसी को समझानी है, उधर पे ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं फिर, ठीक है। अब मुझे बताओ इनमें मैंने आपको खुद ही चला बता दिया दिस टीम इज़ टू वीक, ठीक है। तो इसका फ़र्क जानने के लिए मैं आपको ना अगली स्लाइड पे लेके चलता हूँ, फिर ही आपको समझ आएगा। ये टू और वेरी, ठीक है। ये जो टू होता है ना, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो टू होता है, अभी हमने इसमें ये वाला फ़र्क समझना कि टू और वेरी में फ़र्क क्या है। टू जो है ना इसका मतलब होता है मोर देन रिक्वायर, यानी एक हद से ज़्यादा, एक हद से ज़्यादा इसका मतलब होता है। और ये किस लिए यूज़ होती है, इट इज़ यूज टू डिटर्मिन द बैड क्वालिटी एंड वुड नेवर एवर बी यूज फॉर शोइंग अ गुड क्वालिटी। यानी सिंपल लफ्ज़ में अगर आपको समझाऊँ तो ये टू जो है ना, ये टू ये कभी भी आपके गुड क्वालिटी के शो करने के लिए नहीं आएगा। जैसे अक्सर हम लोग बोलने में बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं, लिखने में भी इवन के व्हाट्सएप मैसेजेस में या टेक्स्ट मैसेजेस में बहुत बड़ी गलती करते हैं, यू आर टू गुड, यू आर फलान, यू आर, ऐसा नहीं होता। टू हमेशा बैड क्वालिटी को शो करने के लिए आएगा, ठीक है। जैसे ये कुछ एग्जांपल्स आप नीचे देखो। मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर आप टू को अच्छी क्वालिटी के लिए इस्तेमाल करोगे ना तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जब एक मिसाल के साथ पहले इसको समझो कि आपने किसी लड़की से कहा कि यू आर टू ब्यूटीफुल, यानी आप एक सोच एक हद से ज़्यादा खूबसूरत हो।
तो कम खूबसूरत तो मतलब वो आप उसको कह रहे हो कि आप कम खूबसूरत बनो, मतलब आप एक हद से ज़्यादा खूबसूरत हो। तो वो भी फिर कहेगी कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ तो क्या करूँ। अब बताने का मकसद यही है कि आप टू किसी नेगेटिव के लिए इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अब इसमें एक बहुत प्यारा एक्सेप्शन भी होता है, बहुत प्यार से समझें। और ये आप इसकी कुछ एग्जांपल देख भी सकते हैं। गुड क्वालिटी जैसे होती है, जैसे हम कहेंगे टू हैप्पी, टू हेल्दी, टू ग्लैड, टू स्ट्रॉन्ग। और बैड क्वालिटी होती है टू सैड। यानी इनके साथ कभी भी हमने जो अच्छी क्वालिटी हैं जो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, उसके साथ कभी भी टू नहीं लगाएंगे। बल्कि जो बैड क्वालिटीज़ हैं जिनको हम नेगेटिव में लेकर आएंगे उसके साथ लगाएंगे, जैसे टू डल, टू केयरलेस, टू डिफ़िकल्ट, टू वीक, ठीक है। हमने फ़र्क जानना है टू और वेरी के दरमियान। तो बहुत गौर से समझिएगा वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। मैं बार बार ये चीज़ समझाता हूँ, फिर आप लोग कहते हो कि हमें इधर से समझ नहीं आई। तो वो इसलिए नहीं आती क्योंकि आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझते ठीक से, आप लोग वीडियो स्किप करते हो। वीडियो स्किप नहीं करनी है आपने। चलो आ जाओ आगे। इसको समझने के लिए ना, इस वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि अगर तो टू है ना, टू, ठीक है, तो टू के साथ अगर टू प्लस वी वन लगा है जिसका मतलब होता है इतना के, उर्दू में हम इसको कहेंगे इतना के, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझिए ना, फिर आपको समझ आ जाएगी जल्दी। तो अगर टू के साथ टू प्लस वी वन आए या टू के साथ टू प्लस वी थ्री आए, यानी नेगेटिव टोन हो, तब हम उसके साथ टू लगाएंगे, ठीक है। यानी जब कभी भी टू इन दो के साथ आता है तो उसका मतलब ये होता है इतना के, और ये नेगेटिव के लिए यूज़ होता है। यानी अपने आप में ही ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है। इसमें हम कभी भी अगर इस तरह की कोई बात कर रहे हैं, हम ऑलरेडी एक चीज़ बता रहे हैं कि ये नेगेटिव है, उसमें हम कभी भी फिर नॉट का यूज़ भी नहीं करेंगे, राइट। ये चीज़ भी शायद आपने पहली बार सुनी होगी कि जब हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे होते हैं ना एडवर्ब का, तो इसमें हम जब ये चीज़ को बता रहे होते हैं और ख़ास तौर से टू प्लस वी वन के साथ, टू प्लस टू को जब हम टू प्लस वी थ्री के साथ बता रहे होते हैं या टू के साथ आगे टू प्लस वी वन आ रहा होता है, तो हम ऑलरेडी एक चीज़ बता रहे हैं कि नेगेटिव में है ये बात, ठीक है। तो ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर अपने आप में होता है, तो इसलिए इन वाले फिक्रात में कभी भी नॉट भी नहीं आता। अब ये सारी बात का जो निचोड़ है ना, वो समझिएगा कि जब कभी भी आप टू अकेला लगा देखो तो समझ जाओ कि ये बैड के लिए ही यूज़ होगा। मैंने रिपीट कर देता हूँ मैं कि अभी मैंने जो भी बातें की ना, मैं उसका निचोड़ बता रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो और आप लोगों को जल्दी समझ भी आ जाए इस सारे कॉन्सेप्ट की। बहुत प्यार से समझेंगे, धीरे से समझेंगे। अब मुद्दे की बात यह है कि जब कभी भी आप टू अकेला लगा देखो तो समझ जाओ कि ये बैड के लिए ही यूज़ होगा। लेकिन अगर टू के बाद जैसे ये टू प्लस वी वन है या टू प्लस वी थ्री है, यानी इस तरह का केस आया हो, तो फिर हम टू के साथ गुड और बैड दोनों क्वालिटी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी इन दिस स्ट्रक्चर वी कैन यूज़ बोथ गुड एंड बैड क्वालिटीज़ विद टू। सिंपल लफ्ज़ों में आई एम रिपीटिंग कि अगर टू अकेला आया है फिर वो बैड क्वालिटी का ही शो करेगा, लेकिन अगर टू के साथ टू प्लस वी वन या टू प्लस वी थ्री आया है तो फिर वो गुड और बैड दोनों क्वालिटीज़ के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे वेरी की। ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स भी हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, द ओल्ड मैन इज़ टू वीक टू वॉक, यानी ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी जो ना वो इतना टू वीक का मतलब कि इतना ज़्यादा कमज़ोर है टू वॉक के वो चल भी नहीं सकता। देखो हमने इधर नॉट नहीं लगाया क्योंकि ये टू वीक ऑलरेडी अपने अंदर नेगेटिव का स्ट्रक्चर रख रहा है, नॉट वाली बात रख रहा है। तो हमने इसे कहा कि द ओल्ड मैन इज़ टू वीक, यानी वो इतना बीमार है या इतना कमज़ोर है टू वॉक के वो चल भी नहीं सकता। शी इज़ टू शॉर्ट, वो इतनी ये शॉर्ट मतलब हाइट के हवाले से बात हो रही है, यानी वो इतनी उसकी हाइट छोटी है। टू रीच द शेल्फ, के वो शेल्फ तक पड़ी हुई चीज़ भी नहीं पकड़ सकती या उसका हाथ भी उस तक नहीं पहुंच सकता। इट्स टू हार्ड टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे। इट्स टू हार्ड मतलब बहुत मुश्किल है। अब देखो इधर मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है
हमने पहले पढ़ा कि अगर तो टू अकेला आया है, उसके बाद आगे टू प्लस वी वन वाला कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो फिर वो बैड के लिए यूज़ होगा। लेकिन अगर टू प्लस वी वन का मतलब होता है, आपको पता है कि टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हमने पहले ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। और ये जो बी वाली होती है ना, बी हमेशा अपने साथ वी की थ्री फॉर्म, वी थर्ड लेके आती है, टू बी जो होती है, ठीक है। तो अब देखें टू है, अगर तो यहाँ तक बात होती द ओल्ड मैन इज़ टू वीक, तो फिर मुझे बताओ क्या होता, ठीक होती ये बात। क्योंकि हमने पढ़ा है कि टू जो है अगर अकेला आ गया, उसके साथ टू प्लस वी वन नहीं आया, तो वो नेगेटिव के लिए यूज़ होगा। तो इट्स मीन कि ये वी क्या सारी बात है, ठीक है। तो ये नेगेटिव के लिए तो यहाँ तक भी ठीक होता। लेकिन अब आ गया यहाँ पे टू वीक टू वॉक, अब टू आ गया, ठीक है, टू ये आ गया टू वाला, और वॉक आ गया आपकी वी प्लस वन, यानी वी वन आ गई। तो इट्स मीन के यहाँ पे टू वीक लिखना ठीक है, क्योंकि हमने समझ लिया है कि अगर टू के साथ टू प्लस वी वन या टू प्लस वी थ्री आए, तो वो एक तो वो ऑलरेडी अपने आप में नेगेटिव स्ट्रक्चर रखता है, और सेकेंडली उनको हम गुड या बैड दोनों क्वालिटीज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर अकेला टू आया हुआ है, उसको फिर हम हमेशा बैड क्वालिटी के लिए ही, यानी नेगेटिव के लिए ही यूज़ करेंगे। इसी तरह ये है दिस न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू। अब इसका मतलब समझ लें, दिस न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू। टू गुड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, एक इमेजिनरी चीज़ से भी या आपके तखय्युल से भी बहुत ज़्यादा दूर है, यानी बहुत परे की है। टू बी ट्रू की इसको एतबार नहीं किया जा सकता, इस पे एतबार नहीं किया जा सकता। इधर भी देखो टू गुड लिखा हुआ है, आगे टू बी आ गया, ये वाला टू बी, और आगे ट्रू। ट्रू की सेकंड फॉर्म भी वही है, थर्ड फॉर्म भी वही है। जैसे रेड की होती है READ, रीड, उसको हम सेकंड में भी रीड पढ़ेंगे, थर्ड में हम लिखेंगे तो री, लेकिन पढ़ेंगे रेड, रेड, रीड रेड रेड, इस तरह पढ़ेंगे हम उसको, ठीक है। तो इसी तरह ट्रू है, तो इसकी भी सेकंड और थर्ड फॉर्म यही रहेगी। तो वी थ्री हमने पढ़ा था वो ट्रू है, शी इज़ टू ब्यूटीफुल। अब ये टू ब्यूटीफुल आ गया, हमने पढ़ा था कि टू के साथ अगर टू बी प्लस वी थ्री आ जाए, तो वो नेगेटिव, यानी एक तो नेगेटिव सेंस देता है, दूसरा गुड और बैड दोनों क्वालिटीज़ के लिए आ सकता है। तो यहाँ पे टू बी है। रिजेक्ट की थर्ड फॉर्म रिजेक्टेड, सेकंड फॉर्म भी रिजेक्टेड होती है। तो इसकी जो पास्ट पार्टिसिपल लगी हुई है, पास्ट पार्टिसिपल बता रही है कि यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना वो ठीक है, राइट। यहाँ तक बात समझ आ गई है। मैंने फ़िक्रों के साथ इसलिए समझाने की कोशिश की होती है कि आप लोगों के सामने जब एग्जांपल्स आएंगी तो आप लोग उसको ज़्यादा अच्छे से क्लियरली समझ जाओगे। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ रिपीट करके अगले कॉन्सेप्ट पे जाऊँगा। वो ये, हमने ये चीज़ सीखी कि कहाँ पे टू लगाना है, कहाँ पे वेरी लगाना है। जैसे अभी हमने इससे पीछे चीज़ सीखी थी कि कहाँ पे हम LY पे ख़त्म होने वाले अल्फाजों में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फ़र्क करेंगे कि वो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। उसमें हमने ये भी जाना कि 90% जो LY वाले वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब होते हैं, बाकी जो 10% वाले होते हैं उनको भी हमने जाना कि वो एडवर्ब क्यों नहीं होते, हालांकि वो ख़त्म LY पे हो रहे होते हैं, तो वो एडवर्ब क्यों नहीं होते। उसमें हमने जाना कि वो नाउन के साथ अगर LY का वर्ड लेंगे तो वो एडजेक्टिव हो जाएंगे, वो एडवर्ब नहीं होंगे। लेकिन अगर एडजेक्टिव LY के साथ आएगा तो वो एडवर्ब हो जाएगा। इसी तरह अब हमने आगे टू और वेरी का फ़र्क समझना है। तो टू का अभी हम पहले समझ चुके हैं कि टू हमें बोलने में हम जो भी गलती करते हैं वो एक अलग मामला है, लेकिन लिखने में भी हम गलतियां कर लेते हैं। टू कभी भी पॉजिटिव स्ट्रक्चर के साथ नहीं आएगा, पॉजिटिव सेंटेंस के साथ नहीं आएगा, पॉजिटिव बात के साथ नहीं आएगा, बल्कि वो नेगेटिव के साथ आएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने उसका कंसेप्ट समझा कि टू के साथ अगर टू प्लस वी वन है या टू के साथ टू प्लस वी थ्री है, तो फिर ये दोनों ही, यानी गुड और बैड दोनों क्वालिटीज़ के लिए आ सकता है। यहाँ तक क्लियर है। मैंने पिछली जितनी भी स्लाइड्स अभी पढ़ी हैं एडवर्ब की, वो सारी इसमें रिपीट कर दी हैं, ताकि यहाँ पे रिपीट करके फिर मैं उसके बाद आगे बढ़ूँ, ठीक है। आगे आ गया वेरी का। अभी हमने टू पढ़ा था, ठीक है। वेरी आ गया इन अ ग्रेट डिग्री, यानी बहुत ज़्यादा बड़ी हद तक, बहुत बड़ी हद तक, बहुत बड़ी हद तक। तो मैं एक चीज़ और भी बता दूं, ये वेरी जो है ये भी गुड और
बैड दोनों क्वालिटी के साथ आ सकता है, जैसे वेरी गुड, वेरी एक्टिव, वेरी इजी। इसी तरह ही वेरी बैड भी कह सकते हैं, वेरी डल भी कह सकते हैं, वेरी डिफ़िकल्ट भी कह सकते हैं। ठीक है। एक यहाँ पे एक और चीज़ भी है, इन केस ऑफ टू, यानी अगर टू आया है ना, उसके साथ आगे टू प्लस वी वन, या टू के साथ अगर टू प्लस बी प्लस वी थ्री, जो अभी हम पिछली स्लाइड करके आए हैं आगे, अगर ये वाला स्ट्रक्चर आया हुआ है तो हम उधर सो और दैट भी यूज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सो और दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स मीन दैट सो एंड दैट विल प्रोवाइड सेम सेंस या मीनिंग विच वुड बी गिविंग टू विद टू प्लस, यानी जो टू अपने टू प्लस वी वन वाला स्ट्रक्चर, या टू इधर टू प्लस वी थ्री वाले स्ट्रक्चर के साथ जो हमें सेंस दे रहा है, मीनिंग दे रहा है, अगर हम उसमें टू की बजाय सो और दैट भी लगा दें तो भी हमारी बात जो है ना वो ठीक है। ठीक है, क्योंकि वो एक ही मतलब दे रहा होगा, उसका भी मीनिंग वही हो जाएगा जो टू के साथ टू प्लस वी वन या टू के साथ टू प्लस वी थ्री वाला हमें मीनिंग दे रहा है, वही अगर हम सेंस सो और दैट लगा के भी करना चाहें तो हम उसको देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा शी इज़ टू ब्यूटीफुल टू बी रिजेक्टेड बाय एनी यंग मैन, अभी हमने पीछे ये एग्जांपल पढ़ी भी है, तो टू उसके साथ ब्यूटीफुल, ऐसे ही है। आगे आ गया ये टू के बाद आप देखें ये टू बी आ गया, टू बी के साथ आगे वी थ्री आ गई, यानी पास्ट पार्टिसिपल आ गई है। लेकिन मैंने उसको ऐसे ही कहा दिया कि शी इज़ सो ब्यूटीफुल दैट शी कैंट बी रिजेक्टेड बाय एनी यंग मैन। ठीक है, तो इसमें देखें सो आ गया, टू की जगह पे सो आ गया। आगे हमने टू बी रिजेक्टेड वाला जो था ना उसको चेंज कर दिया शी कैन नॉट बी में, दैट आ गया ना, तो दैट के साथ शी कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय एनी यंग मैन, दोनों में वर्ड चेंज हुए हैं लेकिन मीनिंग वही है। मैंने बात की है कि इन दोनों में वर्ड सिर्फ चेंज हुए हैं, मीनिंग वही है, सेंस वही है, वो एक ही बात जो इसमें है वही बात इसमें है। इसको आप वर्ड थोड़े से डिफरेंट आपको नज़र आ रहे हैं लेकिन बात वही कर रहा है जो ये वाले ने की हुई है। राइट। अच्छा जी, अब जो अगला कॉन्सेप्ट है ना वो हमारा है वेरी और मच का। जैसे हमने ये वाला पढ़ा है ना टू और वेरी का, इस तरह अगला जो है ना वो कंसेप्ट वो है वेरी और मच का, यानी इनमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि अगर वेरी जो है अच्छी और बुरी दोनों कंडीशंस में आ जाता है तो मच भी आना चाहिए, क्योंकि दोनों एक जैसे मतलब रखते हैं। मैंने साथ में इसलिए लिख दिया बोथ आर सेम इन मीनिंग्स। राइट, वेरी और मच। इससे पीछे जो हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट वेरी का और टू का, वो भी आपको अगर याद हो तो मैंने अभी आपको ये बताया है कि वेरी जो है ना वो गुड और बैड दोनों तरह की क्वालिटी के साथ आएगा। टू जो है वो अगर तो टू तक की बात करेगा, आगे उसके बाद टू प्लस वी वन या टू प्लस वी थ्री वाला स्ट्रक्चर नहीं है तो फिर वो बैड क्वालिटी के लिए आएगा। जबकि अगर उसके साथ वो वाला स्ट्रक्चर आ गया है तो फिर वो गुड और बैड दोनों के लिए आएगा। राइट, और वेरी जो है वो गुड और बैड दोनों के लिए आता है। अभी मैंने ये चीज़ आपको समझाई है, यही चीज़ इधर है कि मैंने कहा कि वेरी और मच एक जैसे ही होते हैं क्योंकि दोनों का एक जैसा ही मीनिंग होता है, ऐसे ही मैंने बताया। तो फिर आपके माइंड में ये तो बात आनी चाहिए ना कि अगर वेरी अच्छी और बुरी दोनों के साथ आता है तो मच भी आना चाहिए क्योंकि दोनों एक जैसे मतलब रखते हैं। तो अब हम वेरी में और मच में फ़र्क कैसे पहचानेंगे? अब ये चीज़ दर्द सर बनेगी। तो देखो, वेरी जो है ना, वेरी ये होती है पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, जैसे वेरी गुड, वेरी वाइज, वेरी ब्यूटीफुल। राइट, यहाँ तक क्लियर है? यानी वेरी जो है ना वो होती है पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, जबकि इसके मुकाबले में जो मच होता है ना ये कंपैरेटिव डिग्री होती है। कंपैरेटिव डिग्री होती है किसी चीज़ के मुवाजने, कंपेयर से कंपैरेटिव बना है किसी चीज़ का जब हम मुवाजना करते हैं। ठीक है, जैसे मच बेटर, मच वाइजर, मच मोर ब्यूटीफुल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। समझ आ रही मेरी बात? आपने ये चीज़ तो सीख ली कि वेरी और मच दोनों एक जैसी सेंस रखते हैं, दोनों एक जैसा मीनिंग देंगे।
लेकिन हमने ये भी चीज़ भी सीखी साथ के वेरी जो है वो अच्छी और बुरी दोनों के साथ आता है, तो फिर मच भी आना चाहिए। अब यहाँ पे मच भी हमें कंफ्यूज करता है कि वह कहाँ पे मच लगाएं कहाँ पे वेरी लगाएं, तो हमने उसका भी तरीका समझ लिया कि अगर तो पॉजिटिव डिग्री है, एडजेक्टिव है, यानी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है तो वहाँ पे वेरी लगा देंगे, और अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो वहाँ पे हम मच लगा देंगे। एग्जांपल के साथ समझते हैं। मैंने कहा इट वाज मच डिफ़िकल्ट टू कम आउट बिकॉज द स्टेडियम वाज फुल ऑफ व्यूअर्स ऑल टुगेदर। बाहर निकलना बहुत मुश्किल था क्योंकि स्टेडियम जो था वो व्यूअर्स से खचाखच भरा हुआ था। ऐसे ही है, ठीक है। अब मुझे बताओ इससे इसमें क्या आया है, क्या चीज़ जो है ना वो हमने इसमें रिप्लेस करनी है कि हमारा ये फिक्रा ठीक हो जाए। इट वाज मच डिफ़िकल्ट, पहले इसको देख लो। अब देखो इसमें साथ मच आया है, मच आया होगा, ये देखो इट वाज मच डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट नहीं लिखा उन्होंने, मगर इसमें मच, ठीक है। तो मच जो है ना वो कंपेयर कर रहा है, हमें तो पता है कि मच कंपेरेटिव डिग्री के साथ आता है, तो यहाँ लगा वेरी, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि दे देखें आगे टू आया है, टू के साथ आगे वी प्लस, सॉरी वी वन भी आया हुआ है, ठीक है। टू कम, समझ आ रही मेरी बात। यानी वेरी लगाओगे, हम यहाँ पे वेरी लगाएंगे, लेकिन आगे तो आपने देखा कि टू प्लस वी वन भी है, तो फिर यहाँ से वेरी भी हटेगा और टू लगेगा, ठीक है। इट वाज टू डिफ़िकल्ट, यहाँ पे आएगा इट वाज टू डिफ़िकल्ट। अभी हमने क्या पढ़ा, मच जो है वो आएगा किसी कंपैरेटिव डिग्री के साथ जब हम किसी चीज़ को कंपेयर करें। अभी तक तो कंपेयर वाली कोई चीज़ है ही नहीं। सेकेंडली हमने पढ़ा कि वेरी जो है वो आता है एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के साथ, राइट। तो आई आपके समझ में बात। इट वाज मच डिफ़िकल्ट टू कम आउट बिकॉज द स्टेडियम वाज फुल ऑफ व्यूअर्स टू ऑल टुगेदर। तो अभी हमने ऊपर लिखा भी हुआ है कि वेरी जो है वो आता है पॉजिटिव डिग्री के साथ और मच आता है एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के साथ, राइट। तो इट वाज मच, अब मच आ गया तो मच मतलब वो कोई कंपैरेटिव बात करेगा, लेकिन कंपैरेटिव बात उधर है नहीं, यहाँ पे तो बात हो रही है नेगेटिव की। डिफ़िकल्ट था ना उसके लिए, पॉजिटिव भी बात नहीं है कि हम वेरी लगा दें, तो इधर से इसलिए इधर से मच हटेगा और टू लगेगा। अब नेक्स्ट देखो, ही इज़ मच वाइज कंपेयर टू हिज ब्रदर इन द सोशल इंटरेक्शन। यानी जो समाजी आपका मेल जोल है उसमें उसका भाई जो है वो उससे ज़्यादा, यानी वो अपने भाई से ज़्यादा जो है ना वो वाइस है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप सिंपली इसको वाइस रहने दो, ठीक है। यहाँ पे कंपेयरिंग की बात हो रही है, कंपैरेटिव डिग्री की बात हो रही है, मच लगा हुआ है और बात भी कंपैरेटिव डिग्री की हो रही है, ऐसे ही है। तो दो तरीके हैं, या तो आप इधर से वाइस रहने दो, यानी वाइस रहने दो, ठीक है, और मच को जो है ना वो वेरी कर दो। अभी मैंने कहा कि यहाँ पे कंपेयर लगा हुआ है, तो आप लोगों को बताया है कि मच जो है वो कंपैरेटिव डिग्री के लिए आता है, लेकिन मैं इधर कंपेयर की बात कर रहा हूँ। लाजमी नहीं है कि यहाँ पे आपने कहीं पे कंपेयर भी लिखा है तो उधर आपने समझ लेना है कि भाई ये तो कोई कंपैरेटिव डिग्री की बात हो रही है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री की बात ऐसे नहीं होती, कंपैरेटिव डिग्री की बात जो है ना वो, जैसे ही इज़ मच बेटर दैन अरी, तब ये होती है कि कंपैरेटिव डिग्री। ही इज़ मच वाइजर दैन द, जैसे ही शी इज़ मच मोर ब्यूटीफुल दैन द मून, नहीं वो चाँद से भी ज़्यादा जो है ना वो खूबसूरत है उसका चेहरा एक्सेट्रा जो भी आप। तो एडजेक्टिव की बात कंपैरेटिव में आ रही है, वेरी में एडजेक्टिव की बात पॉजिटिव डिग्री में आ रही होती है, डिग्री में आ रही होती है, ठीक है, एक हद में आ रही होती है। यहाँ पे जो है ना वो कंपैरिजन में आ रही होती है। सिंपल लफ्ज़ में अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने इसका बताया कि यहाँ तो आप इसमें से वाइस रहने दो और इधर से मच हटा के वेरी लगा दो, ठीक है, क्योंकि वाइस एक पॉजिटिव डिग्री है, ऐसे ही है ना, डिफ़िकल्ट पॉजिटिव डिग्री नहीं थी, वाइस एक पॉजिटिव डिग्री है। तो यहाँ मच रहने दो और वाइज को ही जो है ना वो वाइज़र कर दो। वाइज़र करेंगे तो ये कंपैरेटिव बन जाएगी, यानी वाइज़र, वाइजेस्ट, ठीक है। जैसे हम कहते हैं हाई, हायर, हाईएस्ट, इस तरह ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। तो ये चीज़ें जो है ना इस तरह की में बात जब आएगी ना
तो फिर हम समझेंगे कि इधर हमने मच लगाना है। समझ आ रही मेरी बात? ठीक है, ये होती है कंपैरेटिव डिग्री, कि अगर तो पहली लगी हुई है तो फिर तो वो सिंपली मतलब आप उसको पॉजिटिव कह सकते हो। लेकिन अगर दूसरी भी लगी है, थर्ड भी लगी है, जैसे मैंने अभी आपको कुछ एग्जांपल भी दी हैं, ग्रेट है वो पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम ग्रेटर कहेंगे वो भी कंपैरेटिव में आ जाएगी, ग्रेटेस्ट कहेंगे फिर भी कंपैरेटिव में आ जाएगी। ऐसे ही है ना, तीन कैटेगरीज होती हैं। तो इसी तरह ही हाईएस्ट हाई होता है, फिर हायर होता है, फिर हाईएस्ट होता है। ठीक है, तो इसी तरह ही अगर आप इस तरह की कोई चीज़ देखो, उधर आप उसको कंपैरेटिव कहोगे, फिर आप उसके अकॉर्डिंग चीज़ करोगे। तो मैंने अभी आपको इसके दो तरीके बता दिए, या तो आप वाइस रहने दो और मच को हटा के वेरी कर दो। ठीक है, क्योंकि वेरी जो है ना वो पॉजिटिव डिग्री के साथ आता है। यहाँ दूसरा तरीका ये है कि मच लगा रहने दो और आप इसको वाइज को जो है ना वो वाइज़र बना दो, यानी इसको कंपैरेटिव बना दो। दोनों तरह से बात जो है ना वो ठीक हो जाएगी। ठीक हो गया? आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। जो भी हमने एडवर्ब और उसकी काइंड्स और एडवर्ब ऑफ मैनर में ख़ास तौर से, और एडवर्ब ऑफ मैनर में भी हमने पहचानने की कोशिश की कि कहाँ पे हमने एल वाई वाले जो है ना वो देखने हैं कि वो एडवर्ब हैं और कहाँ पे वो एडजेक्टिव हैं, क्योंकि 90% एल वाई पे ख़त्म होने वाले अल्फाज जो हैं वो एडवर्ब होते हैं। 10% आप उसको कह सकते हो, 9 to 10 के वो एडजेक्टिव होते हैं। और उसकी हमने स्ट्रक्चर भी देखा कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये एल वाई पे ख़त्म होने वाला लफ्ज़ जो है ना वो एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। फिर उसके बाद हमने टू का स्ट्रक्चर समझा। ठीक है, टू के और वेरी के दरमियान फिर हमने देखा कि टू जो है ना वो हमेशा बोलने में सभी को जैसे भी बोलते हैं वो एक अलग मामला, हम लिखने की बात कर रहे हैं। जो एक फंडामेंटल कुलिया है ग्रामर का उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसमें हमने ये चीज़ सीखी कि टू जो है ना वो हमेशा बैड क्वालिटी के लिए आता है, वेरी जो है वो पॉजिटिव के लिए आएगा। लेकिन फिर हमने आगे एक चीज़ और भी देखी कि वेरी जो है वो गुड के लिए भी आ रहा है, बैड के लिए भी आ रहा है, पढ़ा था हमने। ठीक है, और फिर हमने टू का एक स्ट्रक्चर समझा कि अगर तो टू तक बात है तो वो बैड क्वालिटी के लिए आएगा। लेकिन अगर टू के साथ वी प्लस सॉरी टू प्लस वी वन या टू प्लस बी प्लस वी थ्री वाला स्ट्रक्चर आ रहा है तो उसमें हम टू को गुड और बैड दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने वेरी और मच अभी देखा, इसमें हमने वेरी का भी देखा कि वो पॉजिटिव डिग्री के लिए आएगा, और मच को भी देखा कि वो किसी एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री में आएगा। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है वो भी मैंने अभी आपको बता दी। तो आई होप सो यहाँ तक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको सब समझ आ गए होंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने इस ये 50 मिनट की जो वीडियो होगी है इसमें कोई भी चीज़ एडवर्ब के रिलेटेड अभी तक जो उसके हमने बेसिक्स पढ़े हैं, उसके एग्जांपल्स भी देखे हैं, उसमें जो फंडामेंटल सीखने की कोशिश की है उसमें मैंने कोई चीज़ मिस की हो। ठीक है, तो यहाँ तक मैं इस वीडियो को समेटता हूँ। अगली वीडियो में हम इसको पार्ट 2 में जो है इंशाल्लाह कवर करेंगे पूरा। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वही बात है फिर से जो स्टार्टिंग में होती है कि जो नए लोग हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस किया करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।